हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशन हब पर, जहां हम सिर्फ पढ़ाते नहीं सिखाते भी। हमें विद्युत विद्युत पे लगने वाले बलागुण की बात कर रहे थे, है ना। क्लियर है। एक विद्युत विद्युत पे कितना बलागुण लगता है उसका सूत्र हमें याद ही रखना है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। ठीक है। और सर बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसका मात्रा न्यूटन इंटू मीटर होता है और इसकी दिशा सदैव उस तल के लंबवत होएगी, सदैव उस तल के लंबवत होएगी जिस तल में पी वेक्टर और ई वेक्टर दोनों होंगे। पी वेक्टर यहाँ पर क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, और ई वेक्टर यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे यहाँ पे ये बोर्ड है, इस बोर्ड में सर पी और ई एक ही तल में है, तो सर बल आघूर्ण किधर आएगा, बल आघूर्ण है इस बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है। बस आपको अब दाएं हाथ की अंगुली को घुमाना है या दक्षिणावर्त पेंच के हिसाब से पेंच की नोक यहाँ रखनी है और उसको रोटेट करना है। तो जैसे आप रोटेट करोगे तो वो कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसकी जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है वही दिशा आपकी इस टाउ की दिशा होगी। फिर हमने यहाँ केस क्या देखे, सर टाउ मैक्सिमम कब होगा, बल आघूर्ण का मान अधिकतम कब होता है, जब आपका विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा होगा। कैसे रखा होगा, लंबवत। बच्चों यहाँ पे जो केस फर्स्ट है अपने पास में वो क्या है, जब थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री हो। तो आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के मैं दिखाता हूँ कि कैसे विद्युत द्विध्रुव को यहाँ पे लंबवत रखेंगे हम। बच्चों यहाँ हम विद्युत द्विध्रुव को रखेंगे कुछ इस तरीके से, और ये हो गया हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र। इस पे बल इधर लगेगा और इस पे बल इधर लगेगा। इस पे भी हमारा क्यू ई बल लगेगा परिमाण में, और इधर भी क्यू ई बल लगेगा। ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है, और बीच की दूरी हम कितनी कर लेते हैं, ए। ये सिंपल सी एक स्थिति, बस कैसे रखा जाए। दूसरा हमारे पास में केस सेकेंड, बस ध्यान रखना इसमें बल आघूर्ण का मान अधिकतम रहेगा थीटा टाउ मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम रहेगा हमारे पास में कितना, पीई। कितना रहेगा, पीई। दूसरे केस में थीटा बराबर 180 डिग्री। बच्चों ध्यान रखना इसको हम बोलते हैं द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की अवस्था। क्या बोलेंगे, द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की अवस्था, स्थायी संतुलन की अवस्था। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये स्थायी संतुलन की अवस्था क्या होती है। संतुलन तो आप सब जानते हो, कोई चीज़ अगर स्थिर अवस्था में तो वैसी की वैसी पड़े रहे उसको तो हम संतुलन। स्थायी का मतलब परमानेंट ही रहे, ऐसे वापिस वहीं आएगा, जाएगा कहाँ। संतुलन का मतलब तो बैलेंस है, कुल परिणामी बल का मान 0 होना चाहिए, बल आघूर्ण भी 0 होना चाहिए। संतुलन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है रेखीय, एक तो कैसा रहेगा, रेखीय, और एक रहेगा घूर्णन गति के लिए। तो एक अगर हम बल की बात करें तो सर वो रेखीय संतुलन लेते हैं हम, लीनियर इक्विलिब्रियम, और एक होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, घूर्णन। घूर्णन के अंदर कुल परिणामी बलागुण 0 होना चाहिए, और रेखीय गति की अगर हम बात करें तो कुल परिणामी बल 0 होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ को देखेंगे, सर बल भी 0 होना चाहिए और बल आघूर्ण भी 0 होना चाहिए, तो हम बोलेंगे उसको संतुलन की स्थिति। स्थायी का मतलब क्या होता है, परमानेंट। क्या बोलेंगे, स्टेबल या परमानेंट। स्टेबल है, जैसे आप घुमाओगे तो वापस वहीं आ जाना चाहिए। स्थायी संतुलन में तो है लेकिन कैसा है, स्थायी। तो सर ये थीटा बराबर 0 डिग्री पे कैसे होता है, यहाँ पे मैंने 180 डिग्री लिख दिया, यहाँ पे 0 आएगा बच्चों, ध्यान रखना यहाँ पे क्या रहेगा, 0 डिग्री। तो थीटा इक्वल 0 डिग्री द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की अवस्था। इसमें एक बार डायग्राम बना लेते हैं हम। सर विद्युत द्विध्रुव को यहाँ कैसे रखा गया है, यहाँ विद्युत द्विध्रुव को मैंने रखा है कुछ इस तरीके से। ये है आपका माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू। ये हो गया आपका ई वेक्टर, और पी वेक्टर आपको पता ही है बच्चों किधर होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। बताओ 0 डिग्री कोण है कि नहीं, सर हाँ, पी और ई तो दोनों एक दिशा में है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, प्लस क्यू पे बल लग रहा है उधर, माइनस क्यू पे बल लग रहा है इधर, दोनों बल परिमाण में बराबर है और एक ही लाइन पे है, तो परिणामी बल तो वैसे भी 0 आएगा। एक ही लाइन पे नहीं होते तो भी परिणामी बल तो 0 आता है, लेकिन यहाँ पे बल आघूर्ण भी 0 है, आप खुद चेक कर लो। सर दोनों बल सर रेखीय हो गए, एक बल इधर लग रहा है एक बल इधर लग रहा है,
दोनों बल परिमाण में बराबर और विपरीत दिशा में है और साथ में सररेखीय है, इसलिए बल आघूर्ण भी कितना हो गया 0। तो इस वाले केस में बच्चों देखो एफ नेट कितना आ रहा है सर, एफ नेट भी 0 आ रहा है, टाउ कितना आ रहा है, टाउ बल आघूर्ण भी 0 आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि सर ये स्थायी संतुलन की अवस्था क्यों है। देखो बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे विस्थापित कर देता हूँ ऊपर की तरफ। इस द्विध्रुव को जैसे मैं ऊपर की तरफ ऐसे स्थापित करता हूँ तो आपको पता लग गया होगा प्लस क्यू पे बल इधर लगता है, माइनस क्यू पे बल इधर लगता है। ये द्विध्रुव घूम के फिर से विद्युत क्षेत्र दिशा में आ जाएगा, वापिस उसी स्थिति में आ जाएगा। इसको आपने हल्का सा कोणीय विस्थापन दिया तो ये द्विध्रुव फिर से घूम के वहीं आ जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्थायी संतुलन की अवस्था। थीटा बराबर 180 डिग्री क्या होती है बच्चों, देखो जब थीटा बराबर 180 डिग्री होगा, तीसरा केस अपना जब थीटा बराबर 180 डिग्री होगा, इसे हम बोलते हैं द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की अवस्था। द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की अवस्था, अस्थायी संतुलन की अवस्था, द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की अवस्था। ये है तो संतुलन में लेकिन टेम्पररी, अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है बच्चों। तो चलो इसका भी हम एक बार डायग्राम बना के देखते हैं, सर कैसे डायग्राम से थोड़ा समझ में आ जाए तो हमें पता लग जाए कैसे। ये तो है हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र, क्लियर है, ये तो है एक समान विद्युत क्षेत्र। चलो अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, विद्युत द्विध्रुव को रख लेते हैं। चलो देखो ये विद्युत द्विध्रुव को रख लिया, यहाँ पे है हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र। किस तरह से रखना है आप देखो, आप जो P वेक्टर है द्विध्रुव आघूर्ण है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस बार माइनस क्यू को यहाँ रखा और प्लस क्यू को यहाँ रखा, उल्टा, जस्ट उल्टा, जिससे P वेक्टर किधर आएगा बच्चों बताइए ना। P वेक्टर होता है ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो बताओ E की विपरीत दिशा में है कि नहीं, सर बिल्कुल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। यहाँ पे भी परिणामी बल देखो, माइनस क्यू पे लगेगा इधर, प्लस क्यू पे लगेगा विद्युत क्षेत्र दिशा में, तो परिणामी बल तो 0 हो गया, बलागुण भी 0 हो गया, क्योंकि दोनों बल क्या है बच्चों, सररेखीय है। तो यहाँ वाले केस में भी क्या आ रहा है, सर्कुल परिणामी बल का मान भी 0 है, बलागुण का मान भी 0 है। तो फिर सर इसको हम अस्थायी संतुलन अवस्था क्यों कहते हैं। देखो बच्चों, अब जैसे इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा कोणीय विस्थापन देता हूँ, एक बार ढंग से समझना। सर ये विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है और इस विद्युत द्विध्रुव को आपने थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, प्लस क्यू यहाँ पहुँच गया और माइनस क्यू नीचे की तरफ आ गया। ऐसे ऐसे हल्का सा घुमाने की कोशिश करो, नीचे घुमाओ या ऊपर घुमाओ, कैसे घुमा लेना आप। तो जैसे मैं हल्का इसको घुमा रहा हूँ तो प्लस क्यू पे बल लगेगा इस दिशा में और माइनस क्यू पे बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, बिल्कुल लगेगा। देखो आपको समझो यहाँ पे, तो जैसे इसको घुमाएंगे तो प्लस क्यू पे तो बल वैसे भी विद्युत दिशा में ही लग रहा है। तो जैसे आपने इसको हल्का सा कोणीय विस्थापन दिया, इस प्लस क्यू पे जो लगने वाला बल है वो इसको लेके जाएगा विद्युत क्षेत्र दिशा में, और माइनस क्यू पे जो लगने वाला बल है वो इसको लाएगा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो मुझे एक चीज़ बताओ, ये द्विध्रुव आपका जो है घूमेगा किस दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में, और क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगा तो प्लस क्यू तो पहुंच जाएगा ई की दिशा में और माइनस क्यू पहुंच जाएगा ई की विपरीत दिशा में। बताओ कि ये अपनी प्रारंभिक स्थिति में आया क्या, सर प्रारंभिक स्थिति में नहीं आया, ये तो घूम के स्थायी संतुलन की अवस्था में चला गया। इसलिए हम इसको बोलेंगे सर ये भी संतुलन में तो है, ये ऐसा ही पड़ा रहेगा अगर आप इसको विस्थापित नहीं करोगे, कोणीय विस्थापन नहीं दोगे। और जैसे आपने इसको हल्का सा कोणीय विस्थापन दे दिया तो ये सीधा घूम के और स्थायी संतुलन की अवस्था में चला जाएगा। इसलिए सर ये संतुलन में तो है लेकिन कैसा है, अस्थायी है। इसे ही कहते हैं विद्युत द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की अवस्था। कौन से कोण पे, कोण याद रखना है थीटा बराबर 180 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। चलो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है एक विद्युत क्षेत्र में आवेश की गति। एक छोटा सा पॉइंट है तो थोड़ा सा नॉर्मल सा अपने को एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगा कि जो सर जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे किए जाते हैं। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, एक समरूप विद्युत क्षेत्र में, एक समरूप विद्युत क्षेत्र में आवेश की गति। एक समरूप विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति या आवेश की गति, आवेशित कण की गति या आवेश की गति, आप कुछ भी लिख दो, आवेशित कण की
गति। ठीक है बच्चों, चलो इसमें हम थोड़ा सा एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सर कैसे है, क्या है? देखो बच्चों, इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक प्लेट ये लगाई और एक प्लेट ये लगाई। इस प्लेट पे है मान लो प्लस प्लस, बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी के धन सिरे से इसको जोड़ दिया और बैटरी के ऋण सिरे से इसको जोड़ दिया मैंने, है ना। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। चालक प्लेट है, चालक प्लेट के दोनों तरफ माइनस माइनस आ जाएगा और इस पे भी दोनों तरफ प्लस प्लस आ गया मान लो। ठीक है, चलो सर आपने इस तरह से बना लिया। तो जब भी हम, ये बैटरी नज़र आ रही होगी आपको एक टाइप से, तो जब भी हम दो प्लेटें लेते हैं और उन प्लेटों के बीच, प्लेटों के ऊपर हम बैटरी लगा देते हैं, तो बच्चों ध्यान रखना जो विद्युत क्षेत्र होता है ना, वो होता है धनावेश से ऋणावेश की ओर। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? ऋणावेश से, सॉरी धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। तो हमने पढ़ाई है सर, विद्युत क्षेत्र का है धनावेश से स्टार्ट होती है और ऋणावेश पे खत्म होती है। तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र ऐसे है और मैंने यहाँ पर एक आवेश Q ले लिया बच्चों, ध्यान रखना। अब ये आवेश Q अगर ऋणात्मक है, अगर बच्चों ये ऋणात्मक आवेश है और इसको मैंने v वेग से क्या किया, एंटर करवाया, इस आवेश को मैंने v वेग से प्रवेश करवाया, v वेग से। ठीक है, तो जैसे मैं इसको v वेग से फेंकता हूँ तो ऋणावेश हमेशा किधर जाता है? धनावेश की तरफ आकर्षित होता है। तो एकदम से गति होने की वजह से ये सीधा आपका कुछ इस तरह से पहुँचेगा प्लेट पे और यहाँ कहीं पहुँच गया मान लो, ये आपका विक्षेपित होगा। ऐसा क्यों हुआ? ये सीधा भी जा सकता था उधर, लेकिन आपने इसको प्रारंभिक वेग दे रखा है। अगर आप इसको सीधा रख दोगे ना तो सीधा ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये धनात्मक प्लेट की तरफ चला जाएगा। लेकिन इसका कुछ प्रारंभिक वेग है और प्रारंभिक की वजह से ये आगे भी बढ़ेगा और धनावेश प्लेट इसको ऊपर की तरफ भी खींचेगी, क्योंकि आवेश कैसा है? ऋणावेश है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कैसे करना है। दूसरी बात, यहाँ से इसका जो पथ है ना वो परवलयाकार है। इन सबको हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो देखो बच्चों, इस आवेश की यहाँ पे दो गति हो रही है। एक तो जा रही है यहाँ पे एक्स दिशा में, आगे की तरफ भी बढ़ रहा है और ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो ऊपर ये कितना विक्षेपित हुआ, इसको मैं नाम दे देता हूँ वाई। यहाँ वाई क्या है? आवेश में विचलन। यहाँ पर जो आवेश है ना उसके पथ में क्या आ गया? विचलन है यहाँ पे वाई। यही मुझे कैलकुलेट करना है। और एक्स दिशा में कितना गया ये नहीं पता, तो मैंने यहाँ पे ये दूरी दे दी, कितनी? एक्स दूरी। इसको आप एल लिख लो या जो भी लिख लो। अगर प्लेटों की दूरी कितनी है? एल है, तो हम एक्स बराबर कैपिटल ए रख लेंगे। लेकिन ये एक्स जो लिख रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये कहीं से किसी भी दूरी के लिए हम काम में ले सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कहा, किसी बच्चे ने कहा सर एक्स तो यहाँ भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। टोटल लंबाई तो एल है और इस लंबाई को हम किस दिशा में ले रहे हैं? इसको हम ले लेते हैं सर ये एक्स दिशा में जा रहा है, ये एक्स दिशा में। और इधर जो दिशा है उसको हम क्या मान लेते हैं? वाई दिशा मान लेते हैं। ये हमारे पास में वाई दिशा है। ठीक है, चलो ये हमारे पास में वाई दिशा है और ये एक्स दिशा है। तो हम यहाँ पे दो समीकरण काम में लेंगे। यहाँ पे क्या क्या दिया है पूरी चीज़ समझ लेना। सर एक माइनस क्यू आवेश है, इसका द्रव्यमान कितना है? मान लो m है और इसको एक प्रारंभिक वेग v से, प्रारंभिक x दिशा में है तो इसको लिख लेता हूँ मैं vx है। पूरा कॉन्सेप्ट इस टॉपिक को समझना है, कैसे क्या करना है अपने को। और सर यहाँ विद्युत क्षेत्र है वो E है, तो विद्युत क्षेत्र E में हमने लंबवत क्या करवाया? प्रवेश करवाया। किसको? एक आवेशित कण को। लंबवत ही कराना है, विद्युत क्षेत्र दिशा में तो अपने वैसे नहीं करवाना नहीं। फिर अगर हम ऐसे प्रवेश करवाएंगे तो वो तो वैसे विद्युत क्षेत्र खुद ही उसको खींच रहा है। विद्युत क्षेत्र के लंबवत इसको प्रारंभिक वेग u से क्या करवाएंगे? प्रवेश करवाएंगे। तो जैसे प्रवेश करवाएंगे भाई विचलन कितना होगा, और दूसरी बात हम क्या बोलेंगे सर इसका अंतिम वेग क्या होगा, ये सारी चीज़ हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले एक्स दिशा की बात करें हम। एक्स दिशा में देखो बच्चों, एक्स दिशा में क्या है? कोई त्वरण काम नहीं कर रहा, क्योंकि वाई दिशा में बल लगेगा। और कौन सा बल लगेगा? विद्युत बल। क्योंकि सर जिधर विद्युत क्षेत्र होता है, जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर कोई बल लगेगा तो उसको हम विद्युत बल बोलेंगे। मुझे एक चीज़ बताओ, एक्स दिशा में कौन सा बल लग रहा है? एक्स दिशा में कोई बल नहीं लग रहा। तो बच्चों ध्यान रखना, एक्स दिशा में आपका जो v है ना, सबसे पहली बात तो वो हमेशा नियत रहेगा। हमेशा क्या रहेगा? जो v है, वेग है, वो एक्स दिशा में हमेशा नियत रहेगा। एक्स दिशा में कैसे? सर प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों ही क्या रहेंगे? आपके बराबर रहेंगे। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों ही क्या रहेंगे? बराबर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ v इनिशियल और बराबर v फाइनल, और वो किसके बराबर है?
वी एक्स के बराबर। बिल्कुल ये बात सही है कि नहीं सर? बिल्कुल, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों ही बराबर रहेंगे इस वाले केस में। सर जब वेग की नियत है तो एक्स की दिशा में त्वरण कितना आएगा? एक्स की दिशा में त्वरण 0 आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और वाई एक्सिस के लिए क्या आ जाएगा? वाई एक्सिस के लिए देखो अभी यहाँ पे दूसरी स्लाइड पे ले लेते हैं एक बार। वाई एक्सिस दिशा में देखो, वाई एक्स की दिशा में जिधर आपका विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है उस दिशा में क्या आएगा बच्चों? ध्यान रखना, प्रारंभिक वेग है जो यू वाई लिख लेता हूँ ना, प्रारंभिक को हम क्या लिख लेते हैं? यू वाई। प्रारंभ के अंदर सर प्रारंभिक वेग यू वाई कितना है? 0। 0 क्यों है? जब आप उसको जैसे ही प्रवेश करवाते हो तो उस दिशा में तो केवल एक्स दिशा में वेग था, वाई दिशा में तो कोई वेग नहीं था। तो जिस टाइम आपने उसको एंटर करवाया था, जिस टाइम आपने उसको प्रवेश करवाया था, तो वाई दिशा में कोई वेग नहीं था, एक्स दिशा में ही वेग था। इसलिए हमारे पास में प्रारंभ में यह आ गया। उसके बाद बच्चों ध्यान रखना, वाई आपका जो वाई दिशा है उसमें त्वरण का मान कितना आएगा? देखो एफ बराबर क्या होता है सर? एफ बराबर होता है क्यू इंटू ई, और एफ बराबर एम ए भी होता है। बिल्कुल सर, एफ बराबर एम ए भी होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, त्वरण बराबर क्या आ गया? क्यू ई बाई एम। ये हमें एक त्वरण का फॉर्मूला याद रखना है। त्वरण बराबर क्या होएगा? क्यू ई बाई एम। विद्युत क्षेत्र में एक आवेश का जो त्वरण है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेश का जो त्वरण है वो क्या होता है? क्यू ई बाई एम होता है। क्यों होता है? क्योंकि सर ई हमारे पास नियत आवेश भी, जब हम अगर विद्युत क्षेत्र है तो सर विद्युत क्षेत्र की वजह से आवेश क्या हो रहा है? खिंच रहा है, उसके वेग में लगातार वृद्धि हो रही है, इसलिए वहाँ त्वरण भी आ गया। एफ बराबर क्यू ई होता है, एफ बराबर एम ए भी होता है, तो त्वरण बराबर क्या आ गया? क्यू ई बाई एम। इसका मतलब सर यहाँ त्वरण आएगा हमारे पास में कितना? क्यू ई बाई एम। क्यों आया त्वरण? क्योंकि सर इस दिशा में वाई दिशा में बल लग रहा है, और कौन सा बल? विद्युत बल। इसलिए क्यू ई ए वाई का मान 0 नहीं होगा। सर फिर अंतिम वेग कितना होगा? तो अंतिम वेग के लिए देखो आप क्या इक्वेशन यूज करोगे? तीसरी इक्वेशन, गति के तीसरे समीकरण से। गति के तीसरे समीकरण से क्या है सर? अंतिम वेग हो गया हमारे पास में v स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस का 2as। एस यहाँ पर क्या है? एक्स दिशा में या वाई दिशा में जो भी आप दूरी ले रहे हो। तो देखो वाई दिशा में चल रहे तो सर वाई दिशा में यहाँ एस की जगह वाई लिखेंगे। भाई कितनी दूर तक ऊपर गया? ये सारा काम वाई दिशा में हो रहा है। न्यूटन ने क्या कहा था? एक समय केवल एक ही दिशा में समीकरण यूज करना है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे वाई भी लिख रहे हो, यहाँ एक्स भी लिख रहे हो। भाई न्यूटन के जो गति के नियम थे वो एक गतीय या सॉरी आप एक विमीय गति के लिए ही मान्य थे। ऐसे नहीं कि एक साथ आपने दोनों दिशाओं में समीकरण को अप्लाई कर दिया। एक टाइम एक ही समय में केवल आपको एक ही दिशा के लिए या एक ही विमा के लिए समीकरण को यूज करना है। तो यहाँ एस की जगह वाई पुट कर लेंगे, तो सर हमारे पास में हो गया वी वाई स्क्वायर। प्रारंभिक 0 था, 2 एक का मान अभी भी हमने कैलकुलेट किया, कितना हो गया बच्चों? क्यू ई बाई एम आ गया। और यहाँ पे s की जगह आप पुट कर दो क्या? y। s की जगह हम क्या पुट करेंगे? y। तो बच्चों बताओ, देखिए वी वाई इक्वल टू कितना आ गया सर? ये आ गया अपने पास में अंडर रूट 2q डिवाइडेड बाई m और इनटू क्या आ गया? y। यहाँ y है y दिशा में विस्थापन, y दिशा में विस्थापन या y दिशा में कितना चला। अगर वो दिया हुआ है आपको यहाँ y कि 2 मीटर 3 मीटर पे जाएगा, टकराएगा प्लेट पे, तो भाई y पुट कर लेना। और ये हमारे पास में Vy का फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना? ये क्या आ गया? Vy का। दूसरी चीज़ बच्चों, अगर क्वेश्चन में ऐसे बोल दिए कि यहाँ दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है, मान लो, क्या बोल दिया जाए? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है, और आवेश को जस्ट इस कोने से स्टार्ट किया अपन ने, और वो जस्ट यहाँ जाके टकरा रहा है, यहाँ जाके टकरा रहा है। इसका मतलब टोटल दूरी d के बराबर ही हो गई। टोटल दूरी कितनी होगी? d के बराबर। और जब हम विभव और विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो बच्चों ध्यान रखना, विभव बराबर होता है E इंटू डी। विद्युत क्षेत्र को हम जब D से गुणा करते हैं, मात्रक से पता करो, मैंने मात्रक लिखवाया था विद्युत क्षेत्र का वोल्ट पर मीटर, याद आ रहा है ना सर? एक तो आपने विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक लिखवाया था न्यूटन पर कूलम, और एक मात्रक लिखवाया था वोल्ट पर मीटर। वोल्ट
पर मीटर। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है, हर 1 सेंटीमीटर या हर 1 मीटर की दूरी पर विभव में कितना पतन हो रहा है, विभव कितना गिर रहा है। 2 वोल्ट, फिर आपका 1 वोल्ट, फिर 0। तो V बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू उनके बीच की दूरी, जहां जहां पर आपका विद्युत क्षेत्र या विद्युत विभव लगा रखा है। तो विद्युत विभव हमने 2 प्लेटों के बीच लगा रखा था, तो वहां पे V की जगह हम E इंटू डी, तो E बराबर क्या आ रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे सर E बराबर आ रहा है V बटे डी। E बराबर क्या आ रहा है, V बटे डी। और मैं Y की जगह D पुट कर लेता हूँ। कौन से केस में, जब आपका आवेश यहाँ इस जगह से स्टार्ट हुआ है V वेग से। तो सब आप ऐसा पुट कर सकते हो यहाँ पे। सर वी वाई इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा √2Q। ई की जगह सर आप पुट कर लोगे क्या, ई को अभी ऐसे रहने दो, वहाँ वी आ जाएगा अपने आप, ई की जगह ई रहने दो, और वाई की जगह आपने सर डी पुट कर लिया, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, स्मॉल m। तो सर हमारे पास में जो अंतिम वेग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2Q। ई इंटू डी अभी मैंने क्या लिखा है, v के बराबर ही होता है, तो 2QV अपॉन m, 2QV अपॉन m। एक फॉर्मूला हम ये भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास में 2 फॉर्मूले आ गए सर। एक फॉर्मूला तो ये आ गया, जब प्लेटों के बीच की दूरी नहीं दी हुई हो, मान लो आवेश यहाँ से कहीं से गया हो, अगर इस कोने से गया सीधा वहाँ लास्ट में टकरा रहा है, या यहाँ कहीं टकरा रहा है, कहीं पे भी टकराए, मान लो यहाँ टकराए या यहाँ टकराए, तो भाई टोटल विचलन तो D आएगा। तो टोटल विचलन D आया तो y की वैल्यू D पुट कर देंगे, और D पुट कर देंगे सर हमारे पास में आ गया। तो ये फॉर्मूला तो हम कब कहाँ मिलेंगे, जब हमें विभव दिया हुआ होगा और Q M की बात करेगा। यहाँ पे M कोई भी आवेशित कण है उसका द्रव्यमान रहेगा। M क्या रहेगा, कोई भी आवेशित कण रहेगा उसका द्रव्यमान रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर वो विचलन कितना होगा। वो विचलन किस पे निर्भर करेगा, कि वो जल्दी जाके टकराएगा या फिर दूर जाके टकराएगा प्लेट से, या फिर ऐसे बिना टकराए निकल जाएगा, लेकिन विचलन तो होगा। तो कितना विचलन होगा वो हम यहाँ y कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। देखो विचलन के लिए हम क्या करेंगे, विचलन y दिशा में होगा, तो कौन सा समीकरण ले हम, न्यूटन की गति का कौन सा, पहला समीकरण। पहले समीकरण में तो सर कहीं पे ऐसा आता ही नहीं, विस्थापन आता ही नहीं। दूसरा समीकरण, तो यहाँ विचलन की जब हम गणना करेंगे, विचलन या विक्षेप, दूसरा नाम बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे विक्षेप भी होता है। कितना विक्षेप आया उसके अंदर, लंबवत विक्षेप, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। क्या है न्यूटन की गति का दूसरा नियम, सर ये है S बराबर ut प्लस हाफ AT²। भाई विचलन विक्षेप तो y दिशा में आएगा, तो इस समीकरण को y दिशा के लिए काम में लेना है। तो y x दिशा में या y दिशा में, y x की दिशा में, y की दिशा में, s की जगह में y पुट कर लेता हूँ, विस्थापन। यहाँ पे y दिशा में प्रारंभिक इंटू टी प्लस का हाफ, त्वरण कौन सी दिशा में, y दिशा में। किस समय, किसी t समय पर, कोई भी समय हो सकता है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड जो भी सर। सर y को y रहने दो, uy 0 था प्रारंभिक में, y दिशा में, y दिशा में वही कितना था, 0 अभी बताया था, प्लस हाफ ay कितना था, ay था सर QE/m, y दिशा में त्वरण अभी लिखा हमने फॉर्मूला, इंटू क्या हो गया, T²। देखो बच्चों y इक्वल टू कितना आ रहा है सर, y इक्वल टू आ रहा है हाफ QE/m और इंटू क्या हो जाएगा, T²। ठीक है सर, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। एक फॉर्मूला हमारे पास में ये आ गया। अब T मान लो आपको बोल दे कि जिस समय वह x दिशा में 2 मीटर था, तब y दिशा में कितना था। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है बच्चों। और ये देखो सिंपल सी चीज़ है, मैंने y दिशा की, ऐसे में x दिशा के लिए भी समीकरण लगा लेता हूँ। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा ux इंटू टी प्लस का हाफ ax इंटू T²। सर x बराबर कितना आ जाएगा, ux की वैल्यू तो u ही थी जो आपको दी हुई थी, कैपिटल Vx। अभी मैंने कहा था शुरू में जब आपको वेग दिया था तो वो मैंने कितना दिया था सर, वो आपने दिया था Vx इंटू टी प्लस
एक्स दिशा में त्वरण कितना होता है सर, एक्स दिशा में त्वरण 0 होता है, तो वो तो 0 हो गया। तो आप यहाँ से क्या टी कैलकुलेट नहीं कर सकते सर? टी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स डिवाइडेड बाई वी एक्स, एक्स डिवाइडेड बाई वी एक्स। अरे समय दोनों में बराबर लगेगा भाई, एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है। तो सर ऐसा तो है नहीं कि भाई एक्स में जाने में 10 सेकंड लगेगी और वाई में जाने में 5 सेकंड लगेगी, समय तो दोनों के लिए बराबर रहेगा। तो जितना वो एक्स में चल रहा है, पता नहीं वो वाई में कितना चल रहा होगा, लेकिन दोनों के लिए समय तो बराबर ही है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा वेग। सर एक्स में चला वो एक्स में चला एक्स कितना, किस वेग से, वी एक्स वेग से। तो आराम से हम टी बराबर एक्स बटा वी एक्स लेंगे। यही समय उसको वाई दिशा में लग रहा होगा, जहाँ पर भी गया होगा 5 मीटर 10 मीटर। तो आप इसे टी की जगह यहाँ वैल्यू पुट कर लो। तो बच्चों हमारे पास में y इक्वल टू कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है हाफ क्यू ई बाई एम, और इनटू क्या आ गया, स्क्वायर करोगे तो वहाँ क्या आ रहा है सर, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, वी एक्स का स्क्वायर। क्या हो गया, वी एक्स का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे देखो क्वेश्चन किस किस तरह से आते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पे x क्या है, 3-4 आवेश है, उनको यहाँ से लेके यहाँ टोटल जो दूरी आप प्लेट की दूरी बोल रहे हो, x का मान हम कैपिटल L ले रहे हैं, मान लो x की जगह हम क्या ले रहे हैं, कैपिटल L। यहाँ से 2-3 आवेशों को प्रारंभिक वेग से फेंका गया, सबका प्रारंभिक वेग सेम है। यहाँ से कुछ इनमें से कुछ धनावेश है और कुछ इनमें से ऋणावेश है, इनमें से कुछ धनात्मक है और कुछ ऋणात्मक है। जो ऋणात्मक है वो तो इधर पहुंच जाएंगे, और जो धनात्मक है वो क्या पता इधर, ये भी मान लो आपका ऋणात्मक इधर पहुंच गया। सब ने x दूरी तय करी, मतलब प्लेटों की लंबाई के बराबर दूरी तय करी। कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए। तो पहले तो इनकी प्रकृति ध्यान रखनी है, एग्जाम में सीधा पूछता है कि इनकी प्रकृति कौन सी है। भाई ये Q1 आवेश था, ये कैसा था, ये कैसा था, ये कैसा था, इनकी प्रकृति कैसी है। जो धनात्मक प्लेट की तरफ जाएंगे उन्हें तो आप बोलना कि ये ऋणावेशित करण है। विक्षेप सबसे ज़्यादा किसका होगा, देखो बच्चों x का मान सेम है, सबको एक समान वेग से फेंका, विद्युत क्षेत्र भी तीनों के लिए सेम था, Q बाई एम। बच्चों ध्यान रखना Q बाई एम। विक्षेप किस पे डिपेंड कर रहा है, Q बाई एम पे कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास में एक जो फॉर्मूला आ रहा है, यहाँ पे मैं कैसे लिखूँ इसको, हाँ यहाँ कर देता हूँ। देखो y जो समानुपाती है वो किसके समानुपाती है, Q बाई एम को। और बच्चों यहाँ Q बाई एम को हम क्या बोलेंगे, विशिष्ट आवेश। Q बाई एम को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट आवेश। तो ध्यान रखना, अगर आपको ये पता लग जाए कि सर विक्षेप किसका ज़्यादा है, तो समझ जाना Q बाई एम भी उसका ही ज़्यादा है। और विक्षेप तो हम आराम से पता लगा सकते हैं, जो प्लेट की तरफ जल्दी मुड़ गया, जो प्लेट की तरफ जल्दी मुड़ गया उसका विक्षेप उतना ही ज़्यादा है। विक्षेप होता है क्या है, जो प्रारंभिक स्थिति है, प्रारंभिक वेग सदिश है, उससे लंबवत दूरी, देखो लंबवत दूरी, सर ये तो इतना ही विक्षेपित हुआ, ये इतना विक्षेपित हुआ। ऐसे नीचे की तरफ, सर ये इधर से आ रहा था और ये इतना सा विक्षेपित हुआ। तो विक्षेप होता है क्या है सर, वो प्रारंभ में जा रहा था और कितना बेंड हो गया, वो ऊपर की तरफ कितना बेंड हो गया। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तीनों आवेशों के लिए x का मान सेम है, वेग भी सेम है, आपका विद्युत क्षेत्र भी सेम है। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, Q बाई एम पे डिपेंड कर रहा है। बच्चों देखो Q बाई एम पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास में अगर हम y की बात करें तो सर हमारे पास में y आ रहा है हाफ Q बाई एम इंटू ई इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैंने बोला यदि x बराबर कितना है बच्चों, x बराबर कैपिटल L है, सारे के सारे बिल्कुल प्लेटों के बाहर निकल गए, तो सबको दूरियां x ही तय करनी पड़ेगी, L ही तय करनी पड़ेगी। तो सर y बराबर आ गया हमारे पास में हाफ क्यू ई बाई एम इंटू ई, और ये हो गया एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, एल स्क्वायर। ये हो गया सर हमारे पास में एल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, वी एक्स का स्क्वायर, वी एक्स का स्क्वायर। दूसरी चीज़ देखो, अभी हमने यहाँ पर ना एक फॉर्मूला डिराइव किया था, जब वैल्यू आप यहाँ पुट कर, देखो बच्चों y और x के बीच में क्या संबंध है, y समानुपाती एक्स स्क्वायर के। मान लो इन सबको हम नियत मान लेते हैं, इन सबको नियत मान लेते हैं, तो y किसके समानुपाती, एक्स स्क्वायर के। और जब भी ऐसी कोई चीज़ आती है तो हमेशा क्या बनता है, परवलय बनता है। तो बच्चों यहाँ से आपसे पथ भी पूछा सकता है कि पथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा। यहाँ आवेश का जो पथ होगा वो कैसा होगा, परवलयाकार।
और y विचलन किस पे डिपेंड करेगा, Q/m पे डिपेंड करेगा। ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ है बच्चों, चेक करना वहाँ पे, किसका Q/m अधिकतम होगा, जिसका विचलन अधिकतम होगा उसका Q/m विशिष्ट आवेश भी अधिकतम होगा। फिजिक्स को बेसिक से समझकर सीखने के लिए और क्लास 11-12 IIT JEE एंड नीट की प्रिपरेशन करने के लिए आज ही जुड़िए फोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।